हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने ग्रेविटेशनल फील्ड चैप्टर तक कर रखा है। आज के चैप्टर में हम लोग आज के सेशन में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में समझने से पहले कुछ हम बेसिक बातें उसका समझ लें कि जैसे पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी या हार्मोनिक मोशन क्या होता है, फिर उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जैसे पीरियोडिक मोशन के बारे में आपको अगर पूछा जाए कि क्या होता है तो आपके मन में यही होगा कि एक सर्टेन पीरियड के इंटरवल के टाइम के बाद वो अपना पाथ रिट्रेस करे, इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और होता भी यही है। पीरियोडिक मोशन का अगर आप डेफिनेशन देखें तो आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल देयर पाथ विल बी रिट्रेस आफ्टर द सम फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि आपका घड़ी वाला है कुछ काम, वो ऐसा होते रहता है। जैसे कि आपका जो मिनट हैंड या आवर हैंड है, एक फिक्स इंटरवल के बाद रोटेट उस पॉइंट को रिपीट करेगा। इससे फैन है तो आफ्टर सर्टेन एक रिवोल्यूशन के बाद वो ऐसा काम करेगा। या सर्कल में कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसका ऐसा होगा। तो वो सब पीरियोडिक मोशन के आपके होंगे। अब उसके बाद दूसरा डेफिनेशन आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या है बच्चों कि वो यहाँ पर तो जैसे कि पीरियोडिक मोशन में क्या था कि आपने सर्टेन इंटरवल के बाद अपना पाथ को रिट्रेस करे, लेकिन यहाँ पर एक ऑसिलेटरी मोशन में एक मीन पोजीशन होता है जो अपना मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो हो। तो वैसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें समझ में आया, पीरियोडिक मोशन वर्सेस ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन जैसे मैंने कहा कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद पाथ इसमें रिट्रेस करें। पाथ विल बी रिट्रेस आफ्टर certain interval of time। ये तो आपका हो गया ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो फ्रॉम मीन पोजीशन, ये आगे पीछे हो। तो इसमें देखिए कि पीरियोडिक मोशन कौन होगा। अब ये है तो जितने भी साइनसॉइडियल हैं, साइनसॉइडियल उसमें जिसमें साइन का y इक्वल टू साइन थीटा जैसा कुछ और कॉस थीटा इक्वल टू जैसा कोई चीज़ होता है, तो वो सारे पीरियोडिक मोशन होते हैं। मतलब शुद्ध डेफिनेशन में आपको सीधा सीधा लेकर जाऊँ, मतलब वो सब बचपन की कहानी में से बाहर निकलिए, पीरियोडिक मोशन में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे y इक्वल टू कोई भी है, जैसे 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, तो पीरियोडिक मोशन है। यस, ये है। अच्छा, पीरियड के बारे में आपको क्या जानकारी है? जैसे आप बचपन के दिनों में मतलब पीरियोडिक मोशन का जो डेफिनेशन आपने वही पढ़ा होगा कि सब 10 इंटरवल के बाद वो टाइम उसका पाथ रिपीट करता है। और मैंने भी आपको अभी यही बताया कि पाथ रिट्रेस करता है। तो सपोज ठीक है कि अगर पीरियोडिक मोशन है, फिर आपको सीधा सीधा मैंने इस पर साइनसॉइडियल पे ला दिया, इस तरह का साइन का ग्राफ है। तो यहाँ पर आपने इस तरह का कुछ चीज़ें देखा होगा ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो अगर A2 यहाँ पर B है, B2 कुछ C है, तो ये 2 पाई के बाद इसका पाथ रिपीट हो रहा है। तो मोस्टली साइनसॉइडियल और इस तरह के जो फंक्शन होते हैं पीरियोडिक होते हैं, लेकिन इसका भी अपना एक क्राइटेरिया है बच्चों। जैसे मैं इसी चीज़ को f ऑफ t से दिखा दूँ, ये फंक्शन ऑफ साइन t, तो 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अपने फंक्शन में मैथ में ये सब पढ़ा होगा ना कि पीरियड इसका बताइए या कुछ इसका बताइए, तो वहाँ पर आपको अलग अलग ट्रिक बताया जाता है। तो उसमें वन ऑफ द थिंग ये है कि इसमें वन ऑफ द थिंग है कि जैसे कि यहाँ पर एफ टी है, और या चलिए मान लीजिए फिर से उसको लिख लेता हूँ। वहाँ पर क्या लिखा था या कुछ भी लिखा था, चलो यहाँ पे नया लिख लेता हूँ।
4 ही लिखा था, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 जैसे है। तो हम कितने से इसको आगे बढ़ाएं कि पाथ अपना रिपीट करेगा। अच्छा, ओमेगा के बारे में क्या हाल चाल ख्याल होता है आपका? 2 पाई बाई टी, ये ऐसा होता है बच्चों। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ओमेगा टी प्लस 2 पाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 4 साइन ओमेगा टी के जगह पे 2 पाई प्लस या टी प्लस 2 पाई प्लस पाई बाई 6 ऐसा। तो कितना हो जाएगा? 4 साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा प्लस पाई बाई 6। तो आपने पढ़ा होगा ओमेगा, मान लीजिए कि एक ओमेगा, उसमें मान लीजिए कि जैसे एक इंटीजर हो अगर, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 पाई मतलब किसी भी साइन या कॉस को आप देखेंगे उतने से उसका पाथ रिपीट करेगा। तो हम इस समय आप ये कहेंगे आप कि 2 पाई उसका पीरियड होगा। तो अब यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं, आपको या तो ट्रिक बता देता हूँ कि y इक्वल टू जैसे 3 साइन 5 t प्लस पाई बाई 6 इस तरह का हो। तो हम अगर अपने पुराने इससे देखें, अगर कंपेयर करें तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, तो ओमेगा की जगह पे क्या है? 5 है क्या? तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई बाई ओमेगा, तो t इक्वल टू 2 पाई बाई 5। तो वैसे को हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। ये बात समझ में आया? अगर ऐसा ये है, पूछा जाए कि पीरियोडिक मोशन है क्या, तो कहेंगे यस, ऐसा पीरियोडिक मोशन है और उसका पीरियड कितना है? 2 पाई बाई 5। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, इसी में जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा बोल दे y इक्वल टू 2 साइन 3t प्लस 4 साइन 5t और सिंपली साइन t, तो इसके कोफिशिएंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अगर आप मैथ में जानते होंगे तो उसके कोफिशिएंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब उसका स्क्वायर सम ऐसा करके डिवाइड करके उसको प्योरली या तो साइन में या कॉस में लिखा जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर पीरियड देखा जाए तो 2 पाई ओमेगा कितना है? 3। यहाँ से देखा जाए तो 2 पाई बाई 5। यहाँ पर अगर देखें तो 2 पाई बाई 2 पाई, इस तरह का। तो या दूसरी भाषा में कहें तो आप वहाँ से उसका टाइम पीरियड मतलब खैर ये है, तो इसका जितना भी एलसीएम जो होगा, शायद मेरे ख्याल से पाई है, पाई टाइम्स तो एटलीस्ट रिपीट करेंगे तो सबका एक सर्टेन पीरियड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उसका पीरियड क्या बोल सकते हैं? कुछ 2 पाई बाई 2 मतलब 1। इसको आप अपना एलसीएम वगैरह लेकर देखिएगा, क्योंकि ये सब वैल्यू उससे अगर 1 से कम है तो उसका एलसीएम उसी के मल्टीपल में होगा। दूसरा मतलब कहने का मतलब है कि साइन कॉस का कितना भी कुछ हो उसमें, या कॉस भी क्यों ना हो, जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरह का आता है कि 2 साइन 4t प्लस 3 कॉस 5t, इस तरह का है, तो इसका पीरियोडिक मोशन है क्या? तो कहेंगे हाँ बिल्कुल है। और इसका पीरियड कितना है? तो आप उसको 2 पाई बाई 4 और उसका 2 पाई बाई 5 से उन दोनों का एलसीएम वगैरह निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि अगर y इक्वल टू ई रेज टू दी पावर माइनस ओमेगा टी, तो कहेंगे नहीं, ये पीरियड नहीं है, पीरियोडिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि साइन और कॉस में कैसा है, उसको सिंगल हम साइन और कॉस के एंटिटीज़ में लिख सकते हैं, एंटिटी में। तो हम उसको मतलब ग्राफिकली भी अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो अपने पाथ को रिपीट करेगा, तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऐसे पीरियड है। लेकिन इस तरह का जो एक्सपोनेंशियल है ई इक्वल टू माइनस ओमेगा टी, या आप जैसे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ई अपॉन ओमेगा टी, तो इसमें कोई रिपीटिशन नहीं होगा। जैसे कि आप एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ जानते होंगे, अगर टी इक्वल टू 0 पर अगर इस पर्टिकुलर में ई इक्वल टू माइनस ओमेगा टी है, तो माइनस है तो 1 बाई ओमेगा 1 अपॉन ई ओमेगा टी हो जाएगा। और टी को इन्फिनिटी भेजिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा? 0। तो मतलब कि उसमें दूर दूर तक उसका रिपीट करने का कोई नहीं है, और ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं होगा कि जो उसको रिपीट करे, क्योंकि ओमेगा का एक फिक्स वैल्यू होगा 3, 4, 5 या फ्रैक्शन में समथिंग कुछ भी हो। टी का अगर कुछ वेरिएशन होगा तो अपने वो आगे की तरफ ही जाएगा
और उसका वैल्यू या पीछे की या नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि वैल्यू वो डिनोमिनेटर में है तो डिक्रीज़ कर रहा है, तो फिर हम उससे कह सकते हैं कि वो कभी वापस रिट्रेस नहीं करेगा। तो इस तरह का एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, तो वह सब जो फंक्शन होंगे वो पीरियोडिक मोशन नहीं होंगे। और इस पर्टिकुलर में 2 sin ओमेगा टी या वगैरह वगैरह है, तो इन सबों का हम पीरियड बता सकते हैं और पीरियोडिक मोशन होंगे। ठीक है, ये तो हमारा बात हुआ पीरियोडिक मोशन का। अब दूसरा समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसा मैंने अभी पीछे भी बताया कि अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो करता है और अपना पाथ रिट्रेस एकदम फिक्स इंटरवल के बाद ऐसा वो करेगा। तो कहेगा ऐसा कौन सा है, तो बहुत सारे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन है। जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग सिस्टम है, आपने नोटिस किया भी होगा, या कोई तरह का स्ट्रेचेबल बॉल है और इसको हल्का सा, इसका मास m है, तो इसको स्ट्रेच करके इसको नीचे की तरफ इसको खींच के छोड़ दिया, तो वाइब्रेट करेगा ना ऊपर नीचे। तो यहाँ पर कहीं इसका मीन पोजीशन मान लेते हैं, तो जितना ये नीचे आया उतना ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे, ऊपर ऊपर नीचे। तो इस तरह का ऑसिलेटरी या वाइब्रेशनल वाला जितने भी हैं, वाइब्रेशन में क्या होता है, अपने मीन पोजीशन से वो बार बार ऊपर ऊपर होगा। या जैसे कोई डस्ट पार्टिकल आपके उस पर है, आप उसको रेगुलर इंटरवल के टाइम पे उसके आसपास अगर उस पर कुछ बीट करिए तो उसमें भी वाइब्रेशन होता है। तो ये इस तरह के मतलब जो अपने मीन पोजीशन को बार बार रिपीट करे, तो वैसे सारे जो मोशन होते हैं वो आपके ऑसिलेटरी मोशन कहलाएंगे। तो उसमें क्या है कि ऑल पीरियोडिक मोशन इज़ योर ऑसिलेटरी, बट उसका रिवर्स अगर करें तो नॉट नेसेसरली कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन इज़ द पीरियोडिक। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि ऑसिलेटरी और उसमें या हार्मोनिक मोशन में और पीरियोडिक मोशन में क्या डिफरेंसेस है। पीरियोडिक में क्या है कि अपना पाथ कैसे भी रिट्रेस करे। जैसे मान लीजिए कि अर्थ अगर रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो ये पीरियोडिक मोशन होगा। एग्जैक्टली 1 साल में वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है, तो उस तरह का होगा। लेकिन अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे आता है क्या, नहीं। तो उस तरह का जो मोशन होगा वो आपका ऑसिलेटरी मोशन में काउंट होगा। ठीक है, यह हार्मोनिक मोशन बार बार मुंह से तो निकल जा रहा है सिंपल, लेकिन वो सिंपल नहीं है बच्चों। सिंपल हार्मोनिक मोशन का उससे अलग है। तो ये अभी हार्मोनिक मोशन का होगा। हाँ, अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो, की थिंग है इसका, टू एंड फ्रो। इसी चीज को और सिंपल बना दे। मतलब हार्मोनिक क्या था, इन जनरल कहीं भी हो रहा था, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। हार्मोनिक मोशन में अपने मीन पोजीशन से केवल ऊपर नीचे अगर करता है तो हम उसको हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है, टू एंड फ्रो तो हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें कंडीशन अब आ जाएगा कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड द सेंटर रहे। मतलब मीन पोजीशन को अगर हम सेंटर मान लें, जैसे इस केस में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो क्या बताया क्यों नहीं पहले, इसलिए क्योंकि मुझे डेफिनेशन करना था कि हम लोग जब डेफिनेशन बताते हैं तो उसमें कोई भी लाकर उसमें अगर फिट करे तो वो हो उसमें आ जाए, तो इन जनरल केस बनाते हैं, तो इसीलिए इससे बोलने से बच रहा था। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर देखेंगे, सिंपल हार्मोनिक या इन शॉर्ट, अगली बार से मैं SHM ही इसको लिखूंगा, SHM में। तो वहाँ पर 2 क्राइटेरिया है, तो उसका टू एंड फ्रो हो, ये तो हो ही हो। दूसरा कि जो उसका एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट या नेगेटिव ऑफ वाई। तो इसी पर यहाँ पर सब कुछ छुपा हुआ है इसमें टू एंड फ्रो करने के लिए। मतलब कि इसमें मैंने जो अपने डेफिनेशन में बोला कि जो उसका एक्सेलरेशन होगा इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर्ड। मतलब आफ्टर द डिस्टर्बेंस हम कुछ करते हैं तो उसके चलते वो वाइब्रेशन होता है या ऑसिलेटरी होता है, तो क्या वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है? अगर ऐसा अगर होगा, जो उसका एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है, तो वो हम कहेंगे यस इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्राइटेरिया में फिट होगा। अब देखिए, जैसे इसी ब्लॉक को अगर मैं इसको ऐसा खींच दूँ तो अभी वो नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ आया,
तो उसमें एक कीवर्ड आएगा रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर, या दूसरी भाषा में कहिए कि एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, जो टेक्निकल भाषा है। जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, मतलब कि अगर इसको अगर खींच रहे थे तो एक फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा था, स्प्रिंग फोर्स, वो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में खूब उसको देखा है। तो वर्क एनर्जी जो इसका स्प्रिंग फोर्स होगा उसको ये लेकर आ रहा होगा वापस अपने मीन पोजीशन पे, आपके स्ट्रेच करने के बाद ही, तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर यहाँ से यहाँ पर आया और फिर अपने मीन पोजीशन से जब ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि लास्ट मतलब कि इसका स्प्रिंग का ऐसा नेचर ही होता है कि या अभी जो अपने अब टू एंड फ्रो होगा तो होगा ही होगा, या स्प्रिंग का अपना जो नेचर होता है कि मीन पोजीशन पे जितना नीचे गया है उतना ही ठीक उसके ऊपर जाएगा, या मीन पोजीशन से जितना लेफ्ट राइट जा रहा है, मतलब इसी सिस्टम को मैं हॉरिजॉन्टली अगर बना दूं तो जितना मैंने इधर खींचा है तो अपने मीन पोजीशन से फिर वो अपने अंदर की तरफ जाएगा। तो वैसे को तो वहाँ पर जब अंदर की तरफ जा रहा होगा तो फिर से रिस्टोरिंग फोर्स करा कि जाइए अपना ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करिए। तो यहाँ पर उस तरह का तो वहाँ पर आपने क्या देखा कि मतलब कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिवेटेड है, कि अगर वो सेंटर से अगर दूर जा रहा है तो उसको पास ला रहा है, पास से फिर अगर फिर से दूर जा रहा है तो फिर से वापस उसको ला रहा है। तो इस चीज़ को हम यहाँ से ऐसे भी स्प्रिंग सिस्टम से भी देख सकते हैं या सिंपल पेंडुलम से भी देख सकते हैं। सिंपल पेंडुलम में देखिए, या इसको स्प्रिंग सिस्टम वाले को मैं दो ऐसा बना लेता हूँ। एक किस तरह का फिक्स वॉल है और यहाँ पर एक आपका स्प्रिंग सिस्टम इस तरह का है जिसका मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है। या आप इसको कंप्रेस करके छोड़ दीजिए या इसको थोड़ा स्ट्रेच करके छोड़ दीजिए। सो इट विल बी सो लाइक दैट, ऐसा ये वाला x डिस्टेंस स्प्रिंग कांस्टेंट के, फिर मान लीजिए अभी कंप्रेस करके छोड़ दिए तो उसका नेक्स्ट पोजीशन बनाते जा रहा हूँ, फिर ये वापस आएगा ऐसा, और थोड़ी देर के बाद अगर इसी में अगर थर्ड कहीं यहाँ पे बना दूँ तो थोड़ी देर के बाद ये कहीं यहाँ पे नज़र आएगा। तो ये इसका मीन पोजीशन था। मीन पोजीशन से कंप्रेस किए, फिर वापस मीन पोजीशन से आया और मीन पोजीशन से फिर वापस उसकी तरफ स्ट्रेच हुआ। तो जब स्ट्रेच होने के बाद फिर से क्या होगा, फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा, फिर कंप्रेस करेगा, फिर होगा। तो इन सबों में कॉमन बातें क्या है, ये मीन पोजीशन से आ रहा है जा रहा है ऐसा ही हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब उसको कर रहे होंगे, जब कंप्रेस कर रहे होंगे तो बाहर की तरफ यहाँ पर इस पोजीशन में कुछ kx लगा होगा रीस्टोरिंग फोर्स कि चलो मीन पोजीशन की तरफ, वापस मीन पोजीशन से आ गया तो फिर अपने नेचर की तरह इसके पास उतना काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा कि फिर वो वापस उस तरफ भागेगा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, फिर वापस उसको स्प्रिंग फोर्स कहे कि नहीं चलिए इधर या इस साइड में कि एक्स उसको रिस्टोरिंग फोर्स लेकर आएगा। तो आपने इसमें देखा होगा कि जो भी काम हो रहा है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, तो उस पर डिपेंड कर रहा होगा कि आपका फोर्स कितना अलाउ करेगा, कितने से आप स्ट्रेच किए होंगे, है ना। कि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स वही एक्टिवेट हो रहा है, तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, और इसी से अगर हम एम एफ इक्वल टू अगर एम ए करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हुआ ना एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही है, तो नेगेटिव ऑफ एक्स के लिए आया। सेम काम आप यहाँ पर सिंपल पेंडुलम में भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पेंडुलम है और यहाँ पर मास उसका एम है, और इसको आप डिस्टर्ब कर दीजिए, थोड़ा इसको ऐसा खींचकर छोड़ दीजिए, तो उसके बाद की कला का आप देख या इमेजिन भी कर पाते हैं इस तरह का पेंडुलम। तो अपना मीन पोजीशन था, मीन पोजीशन से इधर ही गया एक्सट्रीम। अगर आप लेफ़्ट राइट के बारे में थोड़ा सा हो जाइए, जैसे मेरा ये राइट है तो यहाँ से राइट गया होगा, फिर वापस मीन पोजीशन, फिर वापस अपने एक्सट्रीम लेफ्ट, फिर वापस मीन पोजीशन। तो ये वन ऑसिलेशन भी कहलाता है। खैर उसे बार बताऊंगा, लेकिन आप इमेजिन करिए कि जब डिस्टर्ब कर रहा है तो धीरे धीरे ये रुकेगा और कहीं पर ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा, ये मीन पोजीशन से ऐसा, ये मीन पोजीशन से ऐसा होगा, फिर वापस ये यहाँ से ऐसा गया होगा, फिर वापस ये अपने मीन पोजीशन पे आया होगा, उस समय इसका स्पीड होगा,
तो आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे। चलिए एक बार और यहाँ का जो दूसरा वाला इसका होगा, फिर एक्सट्रीम आया होगा इस तरह से, और फिर यहाँ पर मीन पोजीशन पर आया होगा। तो इस मोशन में आपने देखा होगा कि जब अपने मीन पोजीशन पर आर से उसको जब डिस्टर्ब किए थे तो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था, उस समय स्पीड उसका ज़्यादा होगा, धीरे 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 स्पीड यहाँ पर कम होगा। व्हेन अ मोमेंट स्पीड इज 0 देन इट विल बी द स्टॉप, मोमेंटरली स्टॉप एंड देन कम बैक टू द अगेन इन टूवर्ड द मीन पोजीशन। कमिंग टू द मीन पोजीशन कुछ स्पीड में होगा, फिर अपने एक्सट्रीम पोजीशन में जा रहा होगा ऐसा, फिर वापस ये मीन पोजीशन पर ऐसा निकल कर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये ट्रू एंड फ्रो मोशन जो इसका हो रहा है बॉब का, तो और उसमें एक्सेलरेशन इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये होगा। आगे भी अगर बहुत सारे, अब जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने के बाद ग्रेविटेशन वाले भी वो सब क्वेश्चन एक्टिवेट हो जाएंगे, या इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आप देखेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो करते हुए हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, या कई बार हाँ प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि ये है क्या, या दूसरी बात में सिंपल आपसे टाइम पीरियड पूछ लेगा। जब भी इस तरह की बातें होगा तो कुछ ना कुछ इसका टाइम पीरियड तो होगा ही होगा। अब देखिए कि जो फोर्स इक्वल टू पावर x माइनस एक्स है, तो यहाँ पर f इज माइनस एक्स रेज टू द पावर अगर n है, किसी और पावर के लिए भी x इक्वल टू 1 या उसके बाद के लिए, तो यहाँ पर n का वैल्यू अगर ऑड होता है, n का वैल्यू ऑड होता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये आपको शो करके दिखाएगा। अभी मैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख कर बताऊंगा। तो x का वैल्यू अगर ऑड होगा तभी होगा, अगर x स्क्वायर है तो नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के लिए आपका होगा ये। ठीक, अभी जैसे देखिए कि F इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि m है, तो अब जब इसका अगर प्रोपोर्शनल हटेगा तो x और रिस्टोरिंग फोर्स क्या था, माइनस के x, इस यही था। तो यहाँ पर हम इसको ऐसा बोल लें कि अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप नोटिस कर लीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ से आ गया। हाँ, इसमें जैसे कि इसका मीन पोजीशन से ट्रू एंड फ्रो हो रहा है, एक तो देखा ही कि जब अपने मीन पोजीशन से निकला तो मोमेंटरली कम टू रेस्ट में हुआ, जब वो वापस आ रहा है तो उस समय उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, और फिर जब जाएगा इधर लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट लेफ्ट की तरफ तब फिर स्पीड ज़्यादा होगा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब अपने वो मीन पोजीशन पर जब हो रहा है तो उसका स्पीड मैक्सिमम होगा। इस बात को अभी याद रखिएगा, मैं इसको भी प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपको दिमाग में बना रहे। एट मीन पोजीशन पार्टिकल वेलोसिटी बी मैक्सिमम, ऐसा मैक्सिमम होगा उसका पार्टिकल का वेलोसिटी एट मीन पोजीशन पर। ठीक है, तो अभी देखिए कि हम यहाँ से F इक्वल टू माइनस के एक्स है, और F इक्वल टू एम ए अगर लिखें तो माइनस के एक्स होगा। तो A जैसा हम जानते हैं क्या होगा, अगर x डिस्प्लेसमेंट होगा तो d2x डी डी टी टू प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ऐसा। तो इसमें k के जगह पर अभी के लिए आप इसको m ओमेगा स्क्वायर लिख लीजिए, फिर इसका मतलब और बताता हूं। तो m d2x डी डी टी टू प्लस m ओमेगा स्क्वायर x इज 0। तो x से m से m ए निकल जाएगा, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा d2x डी डी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज 0। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको शो करने के लिए ऐसा होता है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव अपॉन डी टी टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कहीं अचानक से ओमेगा स्क्वायर कैसे आ गया, तो वो भी आपको अभी बताता हूँ कि कैसे आ गया। देखिए थोड़ा सा आपका समय लूँगा कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ओमेगा स्क्वायर एक्स और इसमें क्या रिलेशन है। तो अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आप मैथ में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका सॉल्यूशन आप जब देखेंगे, ये
जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें x का कुछ वैल्यू आएगा, x इक्वल टू एक्स नॉट इज़ अ फिक्स्ड नंबर, या आप उसको चाहे तो एम्पलीट्यूड से बाद में दिखा सकते हैं। तो एक्स नॉट को मैं यहाँ पर अभी एम्पलीट्यूड से ही दिखा दे रहा हूँ कि आपको वो धीरे धीरे वो भी याद आ जाए, अगले स्टेप में लिख दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ऐसा कुछ इसका सॉल्यूशन बनकर आएगा। या एक तो ये बन सकता है, नहीं तो ऐसा बन सकता है, वो डिपेंड करेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो साइन और कॉस में इसका कुछ मिलेगा। तो क्या कि साइन कब होगा, कॉस कब होगा, तो उसके लिए ही बता देता हूँ कि जब आप t इक्वल टू 0 पर देख रहेंगे, जब आप मीन पोजीशन पर होगा, तब हम इसको ये वाला लेंगे। जैसे मान लीजिए कि डिस्टर्बेंस ये कर रहे थे बॉब को, या इनको स्प्रिंग सिस्टम को भी जब कर रहे थे, तो जब हम मीन पोजीशन से जब इसमें कुछ डिस्टर्बेंस करेंगे तब हम साइन का लेंगे, क्योंकि साइन का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, ये ऐसा जाता है इस तरह से। और कॉस जब भी तो हो सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, थोड़ा हम उसको एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ें, जैसे कि हम जो पेंडुलम का सिस्टम ही है ये ऐसा, तो हम इसको एक्सट्रीम से छोड़ दें, तब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी करेगा इन बोथ केसेस। सो दैट इज वाई वी विल टेक दैट either able to take either the sine or cos. So in the question, in the problem, or in our assumption is mentioned that we are, this thing is going from, means doing from the mean position at t equal to 0. t equal to 0 तो तब भी था, मतलब मीन पोजीशन से अगर लेंगे तो साइन का लेंगे सिंपल भाषा में, और जब एक्सट्रीम पोजीशन में अगर आप जाएंगे तो अब आप इसको ऐसा लीजिएगा। तो अभी मैं आपको ये सब जितना भी एक्सट्रलेशन के जगह या के जगह पर ऐसा बताया हूँ, या मतलब दूसरी भाषा में मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि जो f इक्वल टू एम ए वाला जो चीज़ है, तो यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो k को मैंने m ओमेगा स्क्वायर लिखा था, यही। अब मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि वो कैसे लिख पाया था, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं मीन पोजीशन वाला लेता हूँ, अगर साइन का अगर फंक्शन लेता हूँ, आप कॉस से भी लेकर देख सकते हैं, तो वाई एग्जैक्टली आपको वही प्रूफ करके दिखा दूंगा मैं। तो x इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इसके बारे में और चर्चा करेंगे अभी, लेकिन अभी आपको प्रूफ करके वो दिखा देता हूँ। तो ये कुछ उसका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट, वो ही जैसे मास ले लीजिए या बॉब ले लीजिए, वो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा तो उस समय का उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से होगा, और साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट करूं तो हमारा उसका वेलोसिटी मिलकर आ जाएगा उस पॉइंट टी पर, या इन जनरल किसी भी पॉइंट पर। तो डी एक्स इक्वल टू डी टी ए साइन कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ये पढ़ा होगा कि इन साइड व्हेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा आपका ओमेगा मिलेगा। तो इसमें जो v का जो वैल्यू है ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ऐसा। और फिर जब एक्सलेरेशन के लिए जब लिखेंगे तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू एक्सलेरेशन। तो ये ओमेगा यहाँ पर है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, राइट। और जब ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन या जो इसके अंदर है फाई नॉट, तो एक फेज कांस्टेंट है उसका, इनिशियल फेज कांस्टेंट, तो वो तो जीरो ही होगा, सॉरी वो मतलब कि वो तो कांस्टेंट होगा, तो उसका डिफ्रेंसिएशन जीरो होगा। और ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ओमेगा, तो एक और ओमेगा आ जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ऐसा कुछ होगा क्या, ठीक। तो इसमें हम इसी को अगर रीराइट करके लिख पाए एक्सलेरेशन वाले के लिए, यहाँ से ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ऐसा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यही था ना हमारा x, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये ऐसा a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो देखिए यही एजम्पशन किया था ना वहाँ पर भी, तो a इक्वल टू k का वैल्यू है और a के जगह पर कितना आ गया,
ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो के की जगह पर एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जो यहाँ पर के पर एम ओमेगा स्क्वायर लिखा था। तो इससे चीज़ें और भी साफ हो जाएगा, मतलब कि ये 2-3 बातें तो आपको बार बार मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये इसका यहाँ का बेसिक है। तो और इसी को जैसे मान लीजिए कि ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स आया, अब मैं इसको ऐसा लिख लूँ कि एम ए इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्स एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो यही इन्वॉल्व था ना, इसी को हमने देखा था कि माइनस के टाइम्स इंटू एक्स, जो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता था। तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो यहाँ से के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, के बाई एम का स्क्वायर रूट। वंस यू नो दैट ओमेगा, तो यहाँ से हमें टाइम पीरियड बताना आसान होगा क्या। तो टाइम पीरियड के लिए इसमें क्या होगा, टी इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, तो एम बाई के। तो एम इसमें क्या होता है, इसमें मास फैक्टर होता है, इन जनरल इसका मासनेस के लिए बताया जाता है, और के इसका स्प्रिंगनेस, स्प्रिंग फैक्टर होता है किसी के लिए भी। तो मतलब कि बेसिकली क्या होता है कि अपने मास के चलते वो चेंज नहीं होने देना चाहता है, और दूसरा स्प्रिंग के चलते उसमें कुछ चेंज होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप इस चश्मे से भी देख सकते हैं कि उसका मासनेस और दूसरा उसका स्प्रिंगनेस का दोनों का सम होता है, और कहीं कहीं मास वाला बहुत ज़्यादा हो जाता है इनर्सिया, तो स्प्रिंगनेस जीरो, और स्प्रिंगनेस बहुत ज़्यादा है तो उसका मास जीरो। तो उस तरह का कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थोड़ा और आप पढ़िए, मतलब रेसनिक हेलिडे वॉकर का थोड़ा टेक्स्ट पढ़िएगा, वहाँ पर वो सब बातें उसमें बताया गया है। तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो हमारा टाइम पीरियड का जो सवाल है वो तो आ गया। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जो एक्स का हमें ए का जो हमें सीधा सीधा एक्सप्रेशन मिल गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और मैंने आपको बोला था कि जो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, कहीं पीछे यहाँ पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी इसका होगा, नहीं लिखा, इस माइनस ओमेगा ए। तो देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए अगर ऐसा बोला भी होगा कि ए ओमेगा ऐसा होता है, तो बेसिकली एक्स इक्वल टू, अगर इसको समझा जाए कि एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट क्या है, तो ए इसमें एम्पलीट्यूड जो इसमें बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब एक्स मैक्सिमम हो जाए तो उस समय इसका क्या नाम मिल जाता है, एम्पलीट्यूड। या स्प्रिंग सिस्टम में भी जो मैक्सिमम आप खींचेंगे वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। एक बात तो ये हुआ। तो जब यहाँ पर इस तरह का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर मल्टीपल में होता है तो एम्पलीट्यूड होता है। अगर आप मैथ में भी पढ़े होंगे तो उसका जो ग्राफ बनाते समय आपको ये हेल्प करता है कि मतलब साइन का वैसे भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो अब 1 टाइम्स अगर ए करेंगे तो कितना होगा, वो ए मैक्सिन मतलब कि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो वहाँ से हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए तो वहाँ से उसका ए हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ का जो सिमिलरली अगर वेलोसिटी के लिए लिख रहे हैं, अगर उसी फॉर्मेट को करें तो यहाँ से ए ओमेगा क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड वेलोसिटी भी ऐसे पूछा जाता है, या एम्पलीट्यूड एक्सेलरेशन, तो उसका मतलब वही है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा है। ऑल द मैं इसको अभी और उसको बताऊंगा, एक तो आपको चलते चलते यहाँ से देख लिया। अच्छा, अभी देखिए कि जो इसका ए मैक्स की जो जहाँ तक बात है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ए मैक्स का जो वैल्यू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अब इस बात को समझिए कि मैक्सिमम वो कहाँ पर हो रहा है, एक्सेलरेशन का वैल्यू, जब एक्स का वैल्यू ए हो रहा है, मतलब कि एम्पलीट्यूड वाले कंडीशन में। तो अगर हम उसको थोड़ा सा और आपको ब्रीफ करें, और मैक्सिमम, अच्छा, और एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो कहाँ पर हो रहा है, मैं मतलब अगर सेपरेटली इसी को अगर थोड़ा डिस्कस करके बता दूं कि इस तरह का अगर बॉब है और यहाँ पर अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका चल रहा है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा ए हो रहा है, और ए मैक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो रहा है। ये दो चीज़ें अगर पीछे से ले तो यहाँ से वी मैक्स का वैल्यू अपने मीन पोजीशन पर हो रहा है, और मीन पोजीशन पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर एट मीन पोजीशन, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या लिखाया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स का वैल्यू 0 है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मीन पोजीशन पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 ही तो होगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0, तो उसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इसमें चेंज इन वेलोसिटी होगा, कहाँ पर,
जिसका सिंपल हार्मोनिक मोशन उसके मीन पोजीशन पर उसका 0 है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो जब अप्रोच कर रहा होगा, जब मतलब कि पेंडुलम इधर से जब इधर आ रहा होगा तो अपने मीन पोजीशन से, और मीन पोजीशन पे तो गया ही, फिर जब वो निकल रहा होगा वापस अपने मीन पोजीशन से जब वो निकल रहा होगा तो उसका वेलोसिटी एक तरह से यूनिफॉर्म होगा, तभी तो उसका एक्सेलरेशन 0 है एट मीन पोजीशन पे। इसका मतलब तो ही निकाला जा सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो आपके वर्ड प्रॉब्लम या क्वेश्चन में जो फ्रेम करके पूछा जाएगा कि अपने जब वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन पर आ रहा है और जब वहाँ निकल रहा है या मीन पोजीशन के आसपास की जो कहानी है वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो कहने का मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा। अब मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो यानी कि जो रेट ऑफ चेंज है, वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है, वो मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा होगा? समवेयर यहाँ पर, तभी तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हुआ है। मतलब दूसरी भाषा में आपसे पूछ ले कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विल वेयर कहाँ पर रहेगा, तो कहेंगे अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे। वो क्यों? क्योंकि जो ए मैक्स का जो वैल्यू आया है -ω², एम्पलीट्यूड जब बन रहा होगा तभी हो रहा होगा, मतलब वो स्लो डाउन तो हो रहा होगा लेकिन उसका जो वेलोसिटी हो बहुत तेजी से डिक्रीज कर रहा होगा, या चेंजेस उसमें हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, इंक्रीज हो रहा। जब यहाँ से जब मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन पर आ रहा होगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा होगा? स्लो डाउन हो रहा होगा। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तो डी एक्सेलरेशन जैसा हो रहा होगा। जब क्यों? क्योंकि उसको रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड द सेंटर की तरफ कर रहा होगा। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे मोमेंटरली कम टू रेस्ट, आफ्टर दैट इट विल गोइंग टू बी द मीन पोजीशन, तो वहाँ पर भी जब वहाँ से जब निकल रहा होगा एक्सट्रीम पोजीशन से, तब भी वो एक्सेलरेट बहुत तेजी से हुआ होगा। तो इसके कहने का मतलब ये था। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा, ये चीज़ कि जो मैं आपको बताया था कि x = a sin ω t के लिए कि ये मतलब स्टार्ट मैंने आपको यहाँ से कराया था, एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि f = -kx m, तो वहाँ से इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा और डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन थे। ये x = x0 sin ω t प्लस फाई नॉट, और दूसरा x = x0 cos ω t प्लस फाई नॉट। साइन और कॉस में वहाँ पर आपको बताया था कब साइन लेते हैं और कब कॉस लेते हैं, कि जब उसमें वहाँ पर मीन पोजीशन से जाता है तो साइन लेते हैं, जब एक्सट्रीम पोजीशन से आता है तो कॉस लेते हैं। फिर उसको हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो कुछ हमारा ऐसा मिला। तो आपसे जब वेलोसिटी या एक्सेलरेशन मिलेगा तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, नहीं तो मैं उसका रेडीमेड एक फार्मूला इसका तैयार कर देता हूँ और जो वही आपको काम आएगा कि यहाँ पर सपोज x = a sin ω t प्लस फाई नॉट है। अच्छा, पहले इसकी आरती उतार ले क्या कि साइन ओमेगा टी वगैरह वगैरह क्या है, ये तो आपने देख ही लिया कि एम्पलीट्यूड होता है। ठीक, ये ओमेगा टी प्लस फाई है, ये पूरा फेज होता है। ठीक, और उसमें एट अगर t = 0 कर दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज का वैल्यू कितना हो जाएगा? फाई नॉट। इसमें t का वैल्यू पुट करिए तो उसमें कितना जाएगा? खाली ω0। ठीक, तो फेज ये पूरा होता है। आपसे कोई पूछे कि फेज बताओ इतना 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड पर, तो आप t का वैल्यू पुट करके उसको आप पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ω t प्लस फाई नॉट। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कुलर एक मतलब SHM का कहानी है, तो आ जाओ उसको भी उसी में समझा देता हूँ। सर्कुलर SHM, उसमें क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर आप सर्कल जैसा ऐसा कुछ बना लीजिए और यहाँ पर डॉट ऐसा। तो ओमेगा टी के बारे में तो आपको जानकारी पहले से ही होगा क्योंकि उसको थीटा बोलते हैं। SHM, अरे आप रोटेशनल में या सर्कुलर मोशन में देखा था ना, s = ut प्लस हाफ at², तो वैसे ही थीटा = ω t प्लस हाफ अल्फा t²। सो सपोज कि कुछ इसमें p से q कोई पार्टिकल जा रहा है यहाँ से, तो कुछ इसमें एंगल कितना चलेगा? ω t चलेगा, यही होगा। और मैक्सिमम जाते जाते जैसे कि ये तो डिस्प्लेसमेंट PQ, ये वाला आर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा होगा। इस केस में हमने x ले लिया, तो मैक्सिमम कितना होगा? जो उसका रेडियस होगा, जो यहाँ के लिए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चाहें तो साइनसोइडल को ऐसे भी दिखाते हैं ना, इस तरह से, तो हाफ सर्कल मिलके फुल सर्कल बनता था। तो t = 0 है और यहाँ पर π/2 पर देखिए ये मैक्सिमम होता है।
यहाँ पर इसका साइन के बारे में जो आप जानते हैं, पाई बाई 2 में इसका वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम 1। तो मान लीजिए कि अगर 1 रेडियस का ना होकर ए रेडियस का हो, या यहाँ से एम्पलीट्यूड ए है, तो यहाँ पर पाई बाई 2 पर इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा या जो उसका उस पॉइंट पर मैक्सिमम ए मिलेगा। ठीक, अब उसी में कह रहा है कि कुछ वहाँ पर इसका इनिशियल फेज हो ऑलरेडी, मतलब कि 0 से ना जाकर वो 5 नॉट से या कुछ एंगल पे ऑलरेडी है, तो उसके बारे में बता रहा है। तो फेस उसका ओमेगा टी प्लस 5 नॉट है, टी इक्वल टू 0 पर उसका इनिशियल फेज 5 नॉट हो जाएगा। अब इसमें ओमेगा की जो कहानी है, तो ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसमें तो आपने खूब काम किया है। तो इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, 2 पाई एफ, या दूसरी भाषा में कहें तो 2 पाई बाई टी, जो अभी इसमें ले भी रहे थे। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका 2 पाई एफ या 2 पाई टी, ए एम्पलीट्यूड है और एक्स इन जनरल डिस्प्लेसमेंट है, जो टाइम बाउंड के साथ ऐसा काम कर रहा है। तो ये तो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम ऐसे इसको फ्रेम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको डेटा दिया रहता है कि उसका टाइम पीरियड इतना है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड पे ऐसा काम कर रहा है, उसका फेज इतना है, तो कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन। तो इस वे में आप उसका इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद का या उसका उल्टा कि अगर ऐसा दिया होगा तो पूछा जाएगा एम्पलीट्यूड बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए, टाइम पीरियड बताइए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए, फेज डिफरेंस बताइए, इनिशियल फेज बताइए। 5, 6, 7 चीज़ें आप इसके यहाँ से उसको निकाल सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन शायद लिया हूँ, तो देखता हूँ है कि नहीं। अगर मतलब होगा ही होगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इस तरह से उसमें आप बता सकते हैं कि उसका फेज डिफरेंस या वगैरह वगैरह इस तरह का क्या होगा। अब आ जाइए बच्चों, जो मैं रेडीमेड फॉर्मूला के लिए बात कर रहा था, जैसे मतलब आपको 2 चीज़ें बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर इस पेंडुलम के केस से या इन जनरल कि जो टू एंड फ्रो पोजिशन होता है अपने ओ टुवर्ड द सेंटर रहता है, तो उसमें आपने मैक्सिमम वेलोसिटी विल ऑब्जर्व दैट एट v इक्वल टू ओमेगा ए, ये आपने देखा। और फिर आपको मैंने ये भी दिखाया कि अपने जो एक्सट्रीम पोजीशन पर जब और होता है तो उसका एक्सेलरेशन में मैक्सिमम होता है। तो थोड़ा रेडीमेड टाइप का चीज़ें और ले लेते हैं, जैसे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 नॉट, इस तरह का है। तो dx ओवर dt इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 नॉट। ओमेगा टी को करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, फिर d2x dt d2 इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर ए, और यहाँ से हो जाएगा कॉस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5 नॉट, कुछ इस तरह का मिलेगा बच्चों। ठीक, अब यहाँ से क्या किया जाए कि इसी को, ये तो v है हमारा, राइट, और इक्वल टू ओमेगा ए। तो जैसे आप जानते होंगे कि यहाँ से हम साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, प्लस 5 नॉट के जगह पे यहाँ से x बाई ए लिखा जा सकता है ना। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ऐसा तो कॉस ओमेगा टी के जगह पर उसको क्या लिखा जा सकता है, मतलब साइन स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर का कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस का क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पर ऐसा लिख लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये बेसिक आइडेंटिटी जानते होंगे ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी चीज़ को किया गया है, कॉस थीटा की जगह पर ओमेगा टी प्लस 5 नॉट है तो उसका वैल्यू रखा। अब थोड़ा बहुत एलजेब्रा कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट से बाहर निकला तो ए हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ, तो v का जो वैल्यू होगा इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको मिला बच्चों। वेलोसिटी मतलब x पे डिपेंडेंट था,
तो आप वैसे भी देख सकते हैं। मीन पोजीशन पे देखिए, मीन पोजीशन पे क्या होगा, एट मीन पोजीशन मीन्स x इक्वल टू 0, तो उस समय इसका वी मैक्स नाम मिलेगा। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जितना कम होगा वेलोसिटी उतना ज़्यादा होगा, वहाँ से भी दिख रहा है। और उसका वैल्यू कितना आया, ओमेगा ए। तो पहले भी हम इक्वेशन से आपको डायरेक्ट बताए थे कि वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा ए। तो मैंने कहा था कि एनालिटिकल ट्रीज का ट्रीटमेंट देकर उसको भी लेकर लाया जाएगा। तो वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा ए का वैल्यू होगा, और वो कितना होगा, तो इतना होगा। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर उसका एक्सट्रीम पोजीशन होता है। अच्छा, इसी को फटाफट अगर आप देखेंगे जो d2x वाला है, तो ऑल दो पहले भी हमने इसको आपको बता रखा है। तो जो a का जो वैल्यू होगा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर है, और ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या है, ए साइन ओमेगा टी, वो वहाँ से स्टार्टिंग में था, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जहाँ पर ए मैक्स है, वी मैक्स है, तो ए मैक्स भी आ जाएगा ऐसे ही। तो इसको रेड मार्क से कर दे रहा हूँ, ए मैक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कुछ इस तरह से आ गया, वी मैक्स का वैल्यू ओमेगा ए आ गया, और हमारा कहानी जो चल रहे थे उसमें पूरा ए बन गया। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक जगह पर सारी चीज़ को समराइज़ कर देता हूँ कि अभी तक के डिस्कशन में आपको क्या बताया। अभी तक आपको 3-4 बातें बताया। क्या क्या, एक तो पीरियोडिक ऑसिलेटरी कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, और दूसरा कि ऑसिलेटरी को और आगे किया तो उन दोनों का था कि आफ्टर द सर्टेन इंटरवल के बाद अपना जो पाथ रिट्रेस करता है इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन इज ट्रू फ्लो अगर करता है। सो ऑल द पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी और नॉट नेसेसरली कि ऑल द, उसका जो काउंटर उसके लिए बोला था एक वो होगा, एक तो बताया। दूसरा कि इस तरह का अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, तो जो उसका जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा टुवर्ड द अपने मीन पोजीशन पर होगा, या जो एक रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द देयर मीन पोजीशन। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x, और A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट। एक तो ये चीज़ बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको उसका कैसे वो आया, मतलब उसका एक्सप्रेशन क्या होगा अगर साइनसोइडल या कॉस वाले जो हैं, तो उसके लिए आपको वो बताया कि उसका डिफरेंशियल इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन होगा। और फिर मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि यस इक्वल, मतलब कि जो मैं वहाँ पर बातें बोला था कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, और वहाँ पर ये एक्स के लिए ही नहीं, अगर एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज टू द पावर एन अगर होगा, और एन का पावर, एन का जो वैल्यू होगा अगर ऑड होगा, तब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाएगा। फिर उसमें पीरियोडिक मोशन के लिए उसका टाइम पीरियड वगैरह वगैरह क्या होगा वो सब बताया कि अगर कौन से उसमें पीरियोडिक मोशन होंगे, एक तो ये बताया। फिर उसके बाद आपको एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का जो इन जनरल इक्वेशन था, उससे आपका एक्सेलरेशन और उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल कर लाया। और फिर हमने डिस्कवर किया कि उसका मैक्सिमम वैल्यू एट मीन पोजीशन पर होगा और उसका मैग्नीट्यूड ओमेगा ए होगा। दूसरा उसका कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा कुछ उसके एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा, उसके वेलोसिटी में चेंज देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा। मीन पोजीशन पे वो चेंज बिल्कुल शून्य होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है। क्यों होता है? ड्यू टू दैट रीजन। ठीक है, तो इन सब बातों को एक फ्रेम में क्लब कर देते हैं आपको कि इफ x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है प्लस फाई नॉट है, तो उसमें हम v का वैल्यू a टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा होगा, और a का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। और यहाँ पर v मैक्स इज आवर ओमेगा a, और यहाँ से a मैक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, एट मीन पोजीशन पे। तो एट मीन पोजीशन पे तो ये बातें हो रहा है, और यहाँ पर एक और लिख लेते हैं कि ए मिनिमम जो होगा 0 होगा एट मीन पोजीशन, ऐसा। और ए मैक्स और वी मिनिमम 0 होगा,
एट एक्सट्रीम पोजीशन। पोजीशन पर हो रहा है। इसके अलावा आपने ये के चीज़ देखा कि के का जो वैल्यू मतलब एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है, तो इसके लिए आपने एम ओमेगा स्क्वायर एक्स देखा। तो मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि जो के का वैल्यू है वो एम ओमेगा स्क्वायर आया, और हैंस इसको लीड करते हुए जो ओमेगा का वैल्यू है वो अंडर रूट के बाई एम मिला। तो ये बातें हमने अब तक में मोटे मोटे तौर पे देखा। जब अब इसके बाद हम क्वेश्चन वगैरह के लिए कुछ ओपन करेंगे तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखकर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर समझ में आया तो अगर इसमें चाहते हैं इसको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया होगा। अब आ जाइए इसके क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 80 न्यूटन पर मीटर, फाइंड द टाइम पीरियड। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में ही वो सब मिल गया। उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बच्चों, कुछ 80 न्यूटन पर मीटर ऐसा, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम पीरियड बताइए। टी का वैल्यू क्या होगा, और मास कितना गिवन है 0.2 kg। तो अभी के इक्वल टू, यहाँ से हमने देखा था ना एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक, अभी पीछे, या आप ये याद रखिए हमेशा ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। तो ये आपको हमेशा हेल्प करेगा, क्योंकि आगे भी 2-3 स्प्रिंग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, जब 2-3 स्प्रिंग आपस में एम्बेडेड होंगे देन व्हाट विल हैपन। सो दिस टाइप ऑफ द थिंग विल हैपन and you can able to find that there the time period. So t is equal to 2 pi by omega, so here is m by k। तो यहाँ से 2 pi, मास का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2 और k का वैल्यू कितना है 80। तो जब इसको निकालेंगे तो 2 pi 0.2 अपॉन 80 तो करेंगे कितना हो गया 1/400। तो बाहर निकला यहाँ से 2 pi by 20, तो पाई बाई 10 सेकेंड, और यहाँ से 0.314 सेकेंड ऐसा। तो जो उसका टाइम पीरियड आएगा 0 पाई बाई 10 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसको आकर कर लीजिए फटाक से। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास इज 0.5 kg, execute simple harmonic motion under the force of F is equal to -50 Newton per meter into x if it crosses the center of oscillation with a speed of 10 meter per second, find the amplitude of the motion। ठीक है, तो इसमें इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें F का जो वैल्यू गिवन है वो किस वे में दिया हुआ है, -50 न्यूटन पर मीटर इंटू एक्स। तो दिस थिंग विल बी योर के। के का वैल्यू दूसरी भाषा में 50 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। सो करने का और भी तरीका है, लेकिन हम वही उसी तरीके से करेंगे जिससे आपको सिखाया है। तो के का वैल्यू आपको मिल गया, और जब वो पास हो रहा है अपने सेंटर से, मतलब अपने मीन पोजीशन से, तो वी मैक्स का वैल्यू आपको कहीं ना कहीं गिवन है इस 10 मीटर पर सेकेंड। आपने यही डिस्कवर किया था ना कि जब वो मीन पोजीशन से कभी भी वो पास होता है तो उसका वेलोसिटी समय क्या होता है, मैक्सिमम, और उस समय का वेलोसिटी हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा हो गया। अब कह रहा है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। तो वी मैक्स इक्वल टू, अब क्या जानते थे, ओमेगा ए। वंस यू नो दैट ओमेगा, तो आपका काम बिल आसान। तो अभी बताया था ओमेगा के लिए अब क्या यूज करिए, हमेशा अंडर रूट के बाई एम, क्योंकि के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा की जगह पर ऐसा हो जाएगा। के का वैल्यू अभी बोला हुआ है कितना, इस 50, और मास हमने कितना लेकर आए थे बच्चों, गिवन है क्वेश्चन में, छुपा हुआ है m इक्वल टू 0.5 kg। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 kg ऐसा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो 100 हो जाएगा, और उसका वैल्यू 10 रैड पर सेकेंड आ जाएगा।
तो यहाँ से जो वी मैक्स का वैल्यू निकल आएंगे, वी मैक्स का वैल्यू तो हमारे पास है ही है, मतलब ए का वैल्यू चाहिए था, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू भी 10 है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1 मीटर। तो सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी, आपको यही देखा आपने कि 0.5 kg और इक्वल टू एफ इक्वल टू के एक्स वाले से गए, तो वहाँ से ओमेगा और वी मैक्स में ओमेगा ए होता ही है, तो वहाँ से इसको निकाला और उन दोनों को आपस में पुट कर दिया और हमारा काम बन गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप इसको चाहें तो अपने आप ट्राई भी कर सकते हैं। ये कह रहा है कि द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 4 न्यूटन व्हेन इट इज द 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड ए स्प्रिंग कांस्टेंट। तो उसे फोर्स उसका 4 न्यूटन है, ऐसा लग रहा है, और जब उससे अपने मीन पोजीशन से है तो 5 सेंटीमीटर है, तो बहुत ही सिंपल निकल गया बच्चों, मतलब अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। आप दूसरे तीसरे रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर F इक्वल टू क्या जानते हैं -kx, मतलब इस तरह का कुछ होगा। इसका मास m है और इसको जब ऐसा कुछ खींचा, कुछ 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ऑसिलेट कर रहा होगा, तो समवेयर हियर इज फ्रॉम द मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर है, ऐसा। इसका m जितना भी होगा, क्योंकि मास गिवन नहीं है, तो उस समय 4 न्यूटन लगा रहा है, तो 4 न्यूटन है भी, तो 4 इक्वल टू और -k मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका, k और x इस तरह का, तो 4 इक्वल टू k इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻², तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/4 इंटू 10⁻²। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 100 न्यूटन। तो न्यूटन पर मीटर यूनिट का जरूर ध्यान रखिए, इसीलिए यूनिट एंड डायमेंशन को बताया गया था। तो सिंपल था, कह रहा कि था रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज दैट वे इज F इक्वल टू 4 न्यूटन समवेयर। तो उस समय उसका जो एक्सटेंशन था कुछ इस तरह का था, तो 4 सेंटीमीटर इसमें एलोंगनेट कर रहा था, तो हमसे बताया गया था बताइए उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, तो उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट इसमें इतना होगा। अब देखिए कह रहा है कि द डिस्टेंस y फ्रॉम द पॉइंट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन measured from the fixed origin on it and its velocity v are the connected by the 4v square 25 minus y square, then so that motion in simple harmonic and find its time period। तो 4v square equal to 25 minus y square, और उसको कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में शो करिए। तो अभी आपको वेलोसिटी जब ऐसा लिए थे y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, तो इसके लिए मैंने आपको दिखाया था ना कि वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता था, ac की एक्सप्रेशन के लिए था ओमेगा √a² माइनस x²। तो अगर इस फॉर्मेट में अगर आ जाए तो हम बोल सकते हैं ना कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही वो कंडीशन है कि y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। आपने खूब सारा इसको देखा, तो इस फॉर्मेट को उसमें बदला जा सकता है क्या, बिल्कुल बदला जा सकता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2v इक्वल टू √5a² माइनस y², ऐसा होगा क्या, स्क्वायर रूट अगर ले ले तो ठीक, और v इक्वल टू यहाँ से 1/2 √5a² माइनस y²। तो ये क्या उसी फॉर्मेट को दिखा रहा है क्या, वैसा ही है। वहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो y में डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा मैंने y लिख ही दिया है, तो y लिखा है तो फिर यहाँ पर भी y होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर उससे आप इक्वेट करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू आपको कितना मिल गया, कुछ 1/2 ऐसा, और एक्स एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना हो गया 5 मीटर। अगर एम के सिस्टम में सब है तो 5 यूनिट, जो भी यूनिट वो यूज़ करना चाहता हो, ऐसा होगा कि सो दैट द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो ठीक है, ओमेगा का वैल्यू हमारे पास कितना है हाफ, तो हम यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं क्या, t इक्वल टू 2π/ओमेगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 4π सेकेंड,
ओमेगा का वैल्यू हाफ रखेंगे तो ऊपर जाकर उसमें 2 × 2 4 पाई सेकेंड आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m 5 kg execute simple harmonic motion under the restoring force of a spring. The amplitude and its time period of a motion are 0.1 meter and 3.14 second respectively. तो इसमें टाइम पीरियड इसका 0.1 सेकेंड गिवन है और नहीं, उसका टाइम पीरियड 3.14 सेकेंड गिवन है। चाहे तो इसको आप पाई भी लिख सकते हैं, पाई सेकेंड आसान होगा। और उसमें द एम्पलीट्यूड इज 0.1 मीटर ऐसा। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक। तो मैक्सिमम फोर्स एग्जर्टेड बाय, तो एफ मैक्स कितना होता है जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है? मास तो मैक्सिमम कभी होता नहीं है, मास जितना है वो उतना ही होगा, एक्सेलरेशन ही मैक्सिमम इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो अभी आपको बताया था कि एक्सेलरेशन की जगह पर हम क्या लिख सकते थे, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। जब मैक्सिमम होता है केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ऑल्दो यहाँ पर निगेटिव होता है क्योंकि उसका सिंपल हार्मोनिक में है। तो मैक्सिमम चाहिए तो उसका डायरेक्शन होगा उसके टूवर्ड द सेंटर, अगर होगा तो उसके लिए। तो उसमें देखिए F इक्वल टू m, मास कितना है 5 kg, तो 5 kg रख लीजिए। एक्सेलरेशन ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू हमें गिवन नहीं है लेकिन टाइम पीरियड तो गिवन है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे ऐसा, और उसके साथ एक्सेलरेशन है तो इसीलिए दिया था उसका टी का वैल्यू 3.14। तो अब यहाँ पर जब इसका वैल्यू पुट करेंगे आप तो कुछ 5 × 4 × पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड टाइम्स, तो 5 हो गया 4 पाई स्क्वायर और टाइम पीरियड हमारा कितना है पाई स्क्वायर इंटू ए का वैल्यू कुछ 0.1 मीटर है, तो पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 5 4 जा 20 और वहाँ से फोर्स आपका 0.1, तो 2 न्यूटन आ गया। फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन। तो ये था बच्चों कहानी इसका। तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लिए होंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इक्वल टू 5 sin पाई टी प्लस पाई बाई 3। राइट डाउन द एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, मैक्सिमम स्पीड, ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन एक आपको दिखाना चाहता था कि जो बेसिक टाइप का हो। तो सबसे पहले तो इसको लिख लें कि x इक्वल टू हमारा 5 मीटर साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3 ऐसा है। तो यही एम्पलीट्यूड होता था। ठीक, यहाँ से आपका अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू पाई, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई पाई तो कितना आ गया 2 सेकेंड। तो पीरियड तो आपको मिल गया। एम्पलीट्यूड आपको यहाँ से चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कुछ 5 मीटर। फिर उसके बाद कर रहा है कि मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड आपके पास ओमेगा है और एक ये है, तो वी मैक्स इक्वल टू कितना होता था बच्चों, अगेन ओमेगा ए। तो वहाँ से लिख लें, ये कुछ आ गया ओमेगा इज पाई और ए इज 5। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 5 पाई रैड, नॉट रैड, इज मीटर पर सेकेंड। तो 5 पाई के जगह पर 3.14 अगर लेंगे तो उसको भी आप कर सकते हैं 15 × 7 मीटर पर सेकेंड।
ऐसा। अब देखिए उसमें क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी के लिए तो x का एक्सप्रेशन लिख ले, x इक्वल टू 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3, यस, इस पाई बाई 3। तो इसका अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, dx ओवर dt। तो 5 साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस हो जाएगा इस पाई टी प्लस पाई बाई 3, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे ओमेगा टी प्लस पाई का प्लस पाई बाई 3 का, तो वहाँ से पाई आएगा तो 5 पाई आ गया। और वैसे भी आप देख रहे थे कि वी मैक्स का वैल्यू यही था, तो वहाँ से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन हमें वेलोसिटी जो पूछा गया है कहाँ पर, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो v का वैल्यू आ जाएगा कुछ 5 पाई कॉस पाई इंटू 1 प्लस पाई बाई 3, ऐसा। तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह थोड़ा बहुत आपका ज्ञान होगा ही होगा। 5 पाई पूछा जा रहा है कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस विल नेगेटिव, कॉस नेगेटिव होता है। तो कॉस 4 पाई पाई 3 का वैल्यू, या सिंपल आप लिख सकते थे -5 पाई कॉस पाई बाई 3, और कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ, तो -5 पाई बाई 2 मीटर पर सेकेंड। तो उसमें देखिए वी मैक्स कितना था 5 पाई, और अभी ये कितना है हाफ, और उसका निगेटिव है, तो यानी कि फ्रॉम द मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ होगा, या स्प्रिंग है तो अंदर की तरफ होगा। तो ये बात समझ में आया तो इसको आप लिख सकते हैं। एक बार यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कि x इक्वल टू 5 मीटर साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3, 5 मीटर एम्पलीट्यूड, और ऐसा आ जाएगा। जिसका वेलोसिटी निकालने के लिए था तो वो थोड़ा अच्छा था इसमें, इसको लिख लीजिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने। कह रहा है कि पार्टिकल सस्पेंडेड फ्रॉम द वर्टिकल स्प्रिंग ऑसिलेट 10 टाइम्स पर सेकेंड, ठीक है। एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ऑसिलेशन स्प्रिंग बिकम द अनस्ट्रेच्ड, ठीक है। कह रहा कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक, फाइंड स्पीड व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाई 0.2 सेंटीमीटर। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि, और जी का वैल्यू पाई लेने के लिए बोल रहे हैं। इसमें एक वर्टिकल स्प्रिंग है और इसको यहाँ पर कुछ उसका मास m है, उसको स्ट्रेच करके छोड़ दिया। तो जो इनका फ्रीक्वेंसी है वो 10 टाइम्स पर सेकेंड है, 10 पर सेकेंड, ऐसा। तो इसका जो ओमेगा का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ इक्वल टू 20 पाई रैड पर सेकेंड। ये तो आपको ऐसे मिल गया। तो कह रहा कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, 10 टाइम पर सेकेंड है, और हाईएस्ट पॉइंट ऑसिलेशन स्प्रिंग बिकम अनस्ट्रेच, द मैक्सिमम स्पीड ब्लॉक इज दिस, और स्ट्रेच बाय द 0.2 सेंटीमीटर। इसका कुछ क्वेश्चन में लगता है मिसिंग है, उसका एम्पलीट्यूड वगैरह का वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड के लिए बच्चों ये आपको चाहिए ना, वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। ओमेगा का तो वैल्यू है 20 पाई, एम्पलीट्यूड के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें एम्पलीट्यूड के लिए फिर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका मास भी तो गिवन है कुछ, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि mg डाउनवर्ड लगेगा, तो ऊपर जो मैक्सिमम होगा वो वहाँ पर एक लाइन बोला था k इंटू ए, तो ऐसा बोल सकते हैं कि k इंटू ए इक्वल टू mg, ऐसा। तो एम्पलीट्यूड इक्वल टू, हाँ तब वो बन जाएगा mg अपॉन के, इसीलिए वो g का वैल्यू पाई स्क्वायर बोला है। तो यहाँ पर आप इसमें m बाई के, या वो आप ये जानते थे ना k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, उसी का यूज़ कराया। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, k बाई m। तो यहाँ पर इसका वैल्यू एम्पलीट्यूड के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, m बाई g बाई ओमेगा स्क्वायर। तो ये था इसका ट्रिक। अब उसको उठाकर यहाँ पर वी मैक्स के लिए जो चाहिए, इसमें वी मैक्स के लिए आपको क्या चाहिए था, ओमेगा है, तो ओमेगा है, और ए के जगह पे जी ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ, तो जी बाई ओमेगा हो गया,
तो जी का वैल्यू हमारा पाई स्क्वायर लेने के लिए बोले हुए हैं, पाई स्क्वायर, और इनका वैल्यू कितना है 20 पाई। तो इनको यहाँ पर पुट कर लिया जाए। तो पाई से पाई एक कैंसिल हो गए, तो वी मैक्स का वैल्यू आ जाएगा 3.14 अपॉन 20, तो 0.157 मीटर पर सेकेंड। तो वी मैक्स का वैल्यू ये आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें यही ट्रिक था कि यहाँ पर वी मैक्स का जो वैल्यू मतलब कि इसमें क्वेश्चन में ना मास मेंशन किया है, ना स्प्रिंग कांस्टेंट मेंशन किया है, और ना एम्पलीट्यूड तो मतलब चाहिए ही था, एम्पलीट्यूड मेंशन नहीं था। तो इसीलिए एम्पलीट्यूड का वैल्यू आप यहाँ से लाएंगे, वी मैक्स इक्वल टू 20 पाई इंटू ए, ये चाहिए था हमें। तो ए की खोज में जब चलें तो पता चला कि एम जी जब मैक्सिमम एलोंगनेशन उसका होगा तो उस समय उसका वही एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो के इंटू एक्स, के एक्स के जगह पे के ए लिख सकते हैं, और एम जी, तो ए इक्वल टू एम जी बाई के, और जी का वैल्यू एम बाई के को 1 बाई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर उसका वैल्यू वहाँ पर पुट करने के बाद ऐसा मिल जाएगा। उसका सेकेंड पार्ट अभी देखेंगे कि कितना उसका आएगा। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू तो वैसे भी हमारा ऑन हो गया, मतलब एम्पलीट्यूड अगर चाहिएगा तो जी बाई ओमेगा स्क्वायर को लेकर आएंगे। तो वहाँ पर पूछा हुआ है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाई 0.2 सेंटीमीटर। तो आ जाइए, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या होता था, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो ओमेगा का तो वैल्यू ओमेगा ही होगा इस केस में, क्योंकि इसका वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, या के बाई एम से काम नहीं, ओमेगा का वैल्यू तो कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन था ना, कुछ क्या था इस 20 पाई। तो ठीक है, ये तो 20 पाई गिवन है। एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू था वो बच्चों क्या था, ए इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। तो जी का वैल्यू कह रहा पाई स्क्वायर लीजिए, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से तो 400 पाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका वैल्यू 1/40, तो 1/4 बाई 100 है, तो सेंटीमीटर में इसको काम चला लें ऐसा लिखकर, तो 0.25 सेंटीमीटर, और वहाँ पर कितने पे मांगा हुआ है 0.2 सेंटीमीटर पर। इसका जो वैल्यू है यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर पे मांगा हुआ है। तो 0.25 पे आ गए हैं, 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.20 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो 20 पाई, ये ऐसे सेंटीमीटर में है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको 25 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0625 आएगा, और यहाँ से 0.0400 ऐसा, क्योंकि 20 का स्क्वायर करेंगे 20 का 400 होगा, और 4 डेसिमल के बाद, तो 4 डेसिमल के बाद 25 का 625 4 डेसिमल के बाद। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो कुछ आएगा 20 पाई, और 625 माइनस 400 इज 225 विथ दिस थिंग। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.15, तो 20 पाई इंटू 0.15। अब इसमें 0.25 के लिए करेंगे तो 3 पाई, तो जो v का वैल्यू है कुछ 3 पाई मिलेगा। 0.15 इंटू 20 इज 3, और पाई तो इतना है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। तो 3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, तो 42 और 9.42 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसा, या 0. उसमें 100 में करेंगे तो 0.09 का वैल्यू उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि जो उसका वेलोसिटी था, तो इस फॉर्मूले का हेल्प से हम उसको निकाल के लेके आ सकते हैं कि v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या अदरवाइज़ आपको अगर मन करता है तो आप इसमें चाहिए तो एक और भी तरीका है इसका करने का, कि जो x इक्वल टू या y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए का वैल्यू आपको पता है, उसको डिफ्रेंशिएट करिए, फिर उसमें x, वहाँ से फिर x का वैल्यू x के वैल्यू 0.2 पुट करके फिर उसका टाइम निकालिए, तो वर्चुअली कहीं ना कहीं आप
वो सेम काम कर रहे हैं इक्वेशन के थ्रू और फिर लाके फॉर्मूले में डाल रहे हैं। तो वो फॉर्मूला इसीलिए डिराइव करके लेकर आ गया है कि आप उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके उसका आंसर लेकर आ सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, इसको लिख सकते हैं आप लोग फटाफट। इसका दूसरा पार्ट यहाँ पर था, तो पॉज करके आप अपना फटाफट काम कर लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि पार्टिकल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड टी, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ऐसा तो मन में ख्याल नहीं आ रहा है ना कि अगर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और अपने टाइम पीरियड उसका टी है तो आधा पे गया होगा। तो अच्छा, ये सब चीज़ समझते होंगे आप लोग, जैसे कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये सब तो बहुत बेसिक है कि मतलब अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाना, फिर वापस मीन पोजीशन पे आना, मीन पोजीशन से फिर वापस एक्सट्रीम लेफ्ट जाना, फिर मीन पोजीशन पे आना। तो इतने देर में उसको 1 टी लगता है, 1 ऑसिलेशन कहलाता है। और 1 ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है इट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। तो अगर यहाँ पर है 1/4 पे तो कितना हो जाएगा, T/4 एक्सट्रीम पे तो जाने में ही लगा। तो ऐसा मन में तो ख्याल नहीं आ रहा ना कि एग्जैक्टली हाफ पर होगा, तो T/8 बोल दो। ये ऐसा मत सोचिएगा, एक गलत है, रॉन्ग। तो कैसे निकालेंगे फिर? तो आइए निकालते हैं, बताता हूँ आपको कि अपने मीन पोजीशन से जा रहा है तो इसका फेज, जो इनिशियल फेज है वो तो 0 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, y या x इक्वल टू, चलो y लिख दिया, y से भी आपको ट्रेंड कर दे रहा हूँ कि y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। बट इन दैट केस सिंपल हार्मोनी, एम्पलीट्यूड तो बोला नहीं, हो सकता है स्प्रिंग भी हो सकता है। तो उसके अपने मीन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है a/2 है, यहाँ से a आ गया साइन ओमेगा टी, तो a से a कैंसिल हो गया तो 1/2 हुआ साइन ओमेगा टी। तो ऐसा तो मैथ में आप लोग निकालना जानते होंगे, ऐसा इक्वेशन खूब सॉल्व किए होंगे। तो हाफ कब होता है, जब उसका वैल्यू π/6 होता है साइन का। तो π/6 इक्वल टू ओमेगा टी, तो क्योंकि वही तो टी चाहिए, तो टी इक्वल टू π/6 ओमेगा। तो π/6 ओमेगा की जगह पर आप 2π/t भी एक बार लिख कर देख लीजिए। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो T/12 आ रहा है क्या, T इक्वल टू, अच्छा क्योंकि वैल्यू दिया नहीं है तो इसीलिए वो जो T/8 की मुँह आया था उससे बचने के लिए, तो आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली वो हाफ पे नहीं हो रहा है, वो समवेयर T/12 का मतलब वो पहले ही कहीं हो जा रहा होगा उसमें। और आपको जब वर्क वाला जो जो एनर्जी वाला जब कॉन्सेप्ट बताएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाऊंगा मैं कि जो a/√2 टाइम्स होता है 0.707 डिस्टेंस पर, तब जाकर उसका एनर्जी का हाफ का होता है। लेकिन टाइम पीरियड या कितने हाफ डिस्टेंस पर है तो T/12 पर होता है। ठीक है बच्चों, तो आधा समय उसको लगता है T/12 पे, मतलब a/2 करने में T/12 टाइम लगता है, लेकिन आधा से फिर a/2 से a जाने में तो ज़्यादा लगता है। तो आपके सब्जेक्टिव को जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो उसमें आपसे ये चीज़ फ्रेम कर सकते हैं कि जो हाफ मीन पोजीशन से उधर जाने के लिए तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो आप वहाँ से T/4 माइनस T/12 लगा सकते हैं। या बोल सकता है कि इज़ लॉन्गर देन द एक्सपेक्टेड, या उसका जो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा कि हाफ पे जितना लगता है उससे क्या ऐसा लगेगा, तो उस तरह का। तो आप इसमें अगर क्लियरिटी रखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। या चलो मगर पूछ ही लेता कि अगर हाफ एम्पलीट्यूड से, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसका हाफ एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड पे जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं T डैश इक्वल टू T/4 माइनस T/12। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस 12 और यहाँ से T/4 पूरा था और T/12 यहाँ से लगा, तो T/4 माइनस, तो एलसीएम लिया 4, 3T माइनस T, तो इक्वल टू T/12, तो T/6। तो वहाँ पर T/6 लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, और यहाँ से यहाँ तक T/12, तो उसके हाफ समय, मतलब कि उसका डबल समय ले रहा है। ये भी आप फ्रेमिंग में देख सकते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक का समय है T/12, तो वहाँ से वहाँ जाने में T/6 है, तो फर्स्ट नेक्स्ट हाफ जाने में उसको डबल समय लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 6.28,
तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा को 2 पाई लिख सकते हैं, 6.28 बिकम 2 पाई रेड पर सेकेंड. Amplitude is 10 centimeter. Find a time period, maximum speed, maximum acceleration, speed of when the displacement 6 centimeter from the mean position, and the speed at t is equal to 1 by 6 second, assuming that the motion start from the rest at t is equal to 0. तो दूसरी भाषा में बोल रहा है कि आप इसको ऐसा लीजिए, x is equal to a sin ओमेगा t, और मीन पोजीशन से जा रहा तो फेज वहाँ होगा नहीं. तो आ जाइए अपने काम पे लग जाते हैं. एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है बच्चों? 0.1 मीटर. टाइम पीरियड क्या होगा? तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. ए पार्ट 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो इसका वैल्यू आ गया 1 सेकेंड. दूसरा मैक्सिमम स्पीड, तो v मैक्स के जगह पर ओमेगा ए, ओमेगा का वैल्यू इज 2 पाई, ए का वैल्यू 0.1, तो यहां से कितना आ जाएगा? पाई बाई 5 मीटर पर सेकेंड. सी पार्ट इसका कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो ए मैक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो माइनस ओमेगा का वैल्यू 2 पाई, तो 2 पाई का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड इज 0.1, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर इंटू 0.1. पाई स्क्वायर का वैल्यू बच्चों आप नियरली 10 ले सकते हैं, वो वैसा ही कुछ है. जैसे g का वैल्यू 9.8 होता है, तो पाई स्क्वायर का वैल्यू भी उसी के आसपास होता है, क्योंकि 10 का जो स्क्वायर रूट लेते हैं तो 3.16 होता है, और पाई का वैल्यू 3.14. सो इट विल बी easy to take it at value is 10. So pi square would 10. So 0.1 become 1 and 2. So minus 2 meter per second square. Minus 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा. तो ये हमारा C हो गया पार्ट. अब D पार्ट में आते हैं. द स्पीड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो आ जाइए, अगर V मैक्स का अगर यहाँ पर है जरूरत स्पेस, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगा सकते हैं. तो ओमेगा इज आवर 2 पाई, और यहाँ से 10 का स्क्वायर इज कुछ 100 और 6 का स्क्वायर इज 36. तो उन दोनों का अगर कुछ संयोग कैसा बन रहा है? 64 सेंटीमीटर का. तो एक आंसर जो आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ से 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड ऐसा मिलेगा. ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा. अब उसके बाद ठीक है, हाँ, उसके बाद वो पूछा था कि फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 1 बाई 6 सेकेंड. ओके, तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा t, तो dx ओवर dt इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा ए कॉस ओमेगा t. ओमेगा ए का जो रेडीमेड वैल्यू कुछ आया था, ए मैक्स ओमेगा इंटू ए वी मैक्स, तो पाई बाई 5 ले लेते हैं. कॉस ओमेगा का वैल्यू कितना था? 2 पाई. टी का वैल्यू कह रहा 1 बाई 6 सेकेंड पे बताना है, तो पाई बाई 5 कॉस, ये पाई बाई 3 हो जाएगा, तो कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू 1 बाई 2, तो पाई बाई 10. ये तो एम के सिस्टम में है या सेंटीमीटर में है? ठीक है, तो इसका मीटर पर सेकेंड आपका मिल जाएगा. तो इसमें की चीज़ ये था बच्चों कि जो पूछा था कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? तो dx बाई dt, उसको डिफ्रेंशिएट किए और यहाँ से इसका वैल्यू लेकर आ गए. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में. कह रहा है कि द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मास m इज सस्पेंडेड बाई द स्प्रिंग t. स्प्रिंग इज कट इनटू द n इक्वल पार्ट. द बॉडी इज द अगेन द सस्पेंडेड बाई द वन ऑफ द पीस. फाइंड अ टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द मोशन. तो देखिए, टाइम पीरियड अगर इस तरह का अगर आता m है और यहाँ से k है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m बाई k, यही ना. लेकिन इसको n पार्ट में कट किया है, ऐसे 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 ऐसे. तो t डैश मतलब एक कट करके फिर वापस सस्पेंड कर रहा है. तो t डैश इज इक्वल टू 2 पाई. मास तो वही रहा, लेकिन k डैश का वैल्यू वो बदल गया. तो जब भी इस तरह का करते हैं, अगर n पार्ट में कर रहे हैं, तो उसका अगर हाफ करते हैं तो उसका वो डबल में हो जाता है. थ्राइस करते हैं तो 3k हो जाएगा. तो इस तरह से उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट भी होगा उतने टाइम्स में वो उसका चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो उसमें वो भी उसका
वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट की अगर हाफ करेंगे तो यहाँ से 2 के, 2 बार मतलब इक्वली करेंगे तो 3 के, 4 बार करते तो 4 के, अगर n बार करें तो कितना हो जाएगा n के। तो यहाँ से जो इसका 2 पाई m k डैश की जगह पे n के ऐसा होगा। तो इसको अगर आप रूट को बाहर निकालेंगे अंडर रूट n, तो 2 पाई अंडर रूट m बाई के रूट n होगा। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना होगा बच्चों, t डैश का वैल्यू t ओवर रूट n, ये इसका टाइम पीरियड का आ जाएगा जो उसमें मांगा गया था आपसे। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट फटाक से। कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 0.1 kg एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, फाइंड अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कोई आपको दम नहीं मिला। इनिशियल फेज, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो ठीक है, वो भी बता ही देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा का वैल्यू कितना है यहाँ से 100, तो 2 पाई एफ इक्वल टू 100। तो ए पार्ट का या फर्स्ट पार्ट का इसका, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 100 ओवर 2 पाई पर सेकेंड होगा, तो 50 बाई पाई पर सेकेंड होगा। एक बात होगा। दूसरा कि इसका इनिशियल फेज एट टी इक्वल टू 0 पे देख लीजिए। इनिशियल फेज का मतलब ये है, तो मैंने आपको बोला था कि ये फेज पूरा होता है टी इक्वल टू 0 पे करेंगे, तो इस 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए इसका कि मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वी मैक्स ओमेगा है, ओमेगा का वैल्यू 100 है और ए का वैल्यू 0.5 है। 100 इंटू 0.5 तो कितना आ जाएगा, इस 50 मीटर पर सेकेंड। ये थर्ड पार्ट का हो गया। फोर्थ पार्ट में मैक्सिमम एक्सेलरेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो ओमेगा का वैल्यू है 100, तो इसका कितना हो जाएगा 4, और एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड है आपका 0.5, तो 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल एनर्जी बच्चों, तो टोटल एनर्जी के लिए क्या करना होता है कि जैसे अगर वो पेंडुलम को अगर आप देखिए कि अगर स्विंग कर रहा होगा तो अपने वो मीन पोजीशन पर जब होता है तो मैक्सिमम होता है, तो उसी समय उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी शून्य होता है। इस बात को नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी के लिए बस आप यही जान जाइए। तो काइनेटिक एनर्जी इसका मैक्सिमम होगा तो उसी समय होगा, तो 1/2 मास इसीलिए दिया था 0.1 kg और वेलोसिटी 50 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे 50 का स्क्वायर इज 2500, उसका हाफ करेंगे, उसका 0.1 से करेंगे तो 250 और उसका हाफ करेंगे तो 125 जूल, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इस सारे पार्ट का। चाहें तो आप पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग विद SHM इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम आर पोजीशंस ऑफ द x1 एंड x2 corresponding velocities as u1 and u2 so that the time period of the given by इतना। तो ठीक है, हम लोग उसका जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला जानते थे v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से भी जानते थे कि वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो यही मिल जाएगा। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। ए होगा, तो v2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन मिले, फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसा। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, तो इससे अच्छी बात क्या होगा, तो मिल ही गया। तो इसको अब माइनस भी करेंगे तो वैसे ये निकल गए दोनों, ये माइनस करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन लीजिए तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ओवर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ओवर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। तो ये तो इस पार्ट का था।
तो ये बात आपको समझ में आया होगा, ये प्रूफ कर दिया। वहाँ पर V1 V2 E1 E2 लिखा है, तो उसमें टर्मोलॉजी में कोई दम नहीं, मतलब वो नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपका बन जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि द सिंपल हार्मोनिक मोशन दिस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन सो दैट द फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो इसमें जैसे कि इसका फेज डिफरेंस अगर देखेंगे, तो इसमें जैसे देखिए कि इसमें तो y1 में तो कुछ हो नहीं है, 0.1 साइन 100 पाई t पाई बाई 3 ये है। तो इसमें जब इसका वेलोसिटी के लिए जब निकालेंगे तो साइन से वो कॉस होगा, बहुत से ज़्यादा ही होगा। हाँ, तो dy ओन dt, तो यहाँ से v1 कर लीजिए, तो 0.1 कॉस 100 पाई t प्लस पाई 3, और वहाँ से 100 है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 कॉस 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। V2 को लिखेंगे डायरेक्टली, उसको मैं लिख दे रहा हूँ कि माइनस 0.1, क्योंकि कॉस है, और पाई का मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर साइन पाई टी आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसको अगर साइन है तो कॉस में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से माइनस साइन भी उसका एलिमिनेट हो जाएगा। तो 0.1 पाई कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई टी, ऐसा। तो देखिए ये भी कॉस में है और ये भी कॉस में है, तो इसका पाई बाई 3 है और यहाँ से पाई बाई 2 है। तो 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, फेज 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो φ1 माइनस φ2, तो φ1 कितना है बच्चों, पाई बाई 3, φ2 कितना है, ये पाई बाई 2, तो देखेंगे यहाँ से कितना आ गया, माइनस पाई बाई 6, ऐसा। ठीक है, तो ये तो आज के क्लास के डिस्कशन का कुछ बातचीत था। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे बच्चों, तो इसमें आपको स्प्रिंग के लिए बताएंगे कि स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड होता है और उसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, पर्टिकुलरली स्प्रिंग के लिए 2 3 4 स्प्रिंग उसमें ऐड कर रहे हैं, तब वहाँ पर क्या चेंजेस हो रहा है, उसके टाइम पीरियड में क्या बदलाव हो रहा है, वो देखेंगे। और फिर उसका एनर्जी के बारे में सब कुछ देखेंगे कि उसका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कैसे वैरी करता है, और उनके मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो उन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।